Viewers, over the last couple of days, there has been a big debate on social media whether the blended petrol, ethanol blended petrol is safe for our vehicles or not. Of course, there are reasons behind it, but government is now trying to allay concerns. Government is trying to be more self-reliant in the energy sector by pushing this E20 blending program, but because of several reports that have emerged over the last couple of weeks specifically, the government is also engaging with some industry experts who have come forward to speak on this particular matter. Vartika Shukla, former CMD Engineers India Limited, has said that India's ethanol blending program is not something that happened overnight, but it is a measured and scientific program. As we speak, there is a press briefing that's underway. Let's cut across. Anybody from the oil industry right now, but I'm sure the oil industry is actively looking at this and trying to address this problem, which was there earlier also. The sole point that I made was, as in the past, since in the earlier time when E10 was there, if you had contamination, you had a problem. Here also, this is a case of contamination, which was sorted out. And as I mentioned, fortunately, there was no damage to any part or the vehicle, only the flushing was done. The vehicle was then handed back after making sure that we gave a standard, standard specified E20 fuel. Okay, 49 and then two front supplementaries. मेरा नाम अमित भारद्वाज है। गुलाटी सर से मेरा सवाल है, आपने पहले जवाब में कहा था कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं है E20 को लेकर और जो कंप्लेंट्स हैं वो अडल्टरेटेड फ्यूल को लेकर है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश भर में इतना ज्यादा जो कंसर्न कस्टमर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं बाय द वे सर, क्योंकि सोशल मीडिया पे है, उनके पास वही एक प्लेटफॉर्म है अपनी सवाल को रखने का। तो क्या आप कह रहे हैं कि लार्ज स्केल देश भर में अडल्टरेटेड फ्यूल मिल रहा है कस्टमर्स को, जिसकी वजह से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, या वहां पे कोई और इशू है जो अभी तक ओईएम्स नहीं देख पाए हैं या जो ओएमसीज हैं वो नहीं देख पाए? मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया था, एक स्पेसिफिक वन इशू था ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल, जिसका मैंने जवाब दिया है। और मैंने साथ में ये भी कहा है, हमारे पास ऐसे अन्य केसेस बहुत नहीं आए हैं। राहुल जी ने भी ये कहा कि वी आर नॉट गेटिंग सच केसेस। सो आई थिंक दैट क्लियरली स्पेसिफाइज कि जो आप कह रहे हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू इन्फर इज नॉट करेक्ट। थैंक यू। ओके, आप इनको भी हम देख रहे हैं कि कितना सारा कंसर्न आ रहा है, चाहे हम माने ना माने, इफ वी से दैट एवरीवन इज लाइंग देन दैट विल आल्सो बी नॉट राइट। तो क्या आप लोग कभी, क्योंकि आप सब आज खाली ऑटोमोबाइल बैठे हैं, कल हो सकता है पेट्रोलियम वालों को भी सरकार भेजे बताने के लिए, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग सरकार से कोई प्रपोजल ऐसे दे रहे हैं कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years और 15 years लेट द फ्यूल बी एट E20 सो दैट एनी अदर मैंडेटरी अपग्रेडेशन हैपन्स ओनली आफ्टर सो दैट पीपल डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे मैं कल गाड़ी खरीदूंगा, मुझे ये ना डर रहे कि मैं अभी E20 का गाड़ी ले लिया और 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद आपने अचानक कह दिया कि E23 भी लागू हो जाएगा क्या? क्योंकि आई थिंक इट्स ए कंसर्न फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो। आपके कस्टमर जो लोग हैं जो गाली दे रहे हैं, उनको तो आप कुछ करने के लिए सरकार को बोलेंगे? आई एम जस्ट आस्किंग, आर यू प्लानिंग लाइक दैट? ओके, वी विल हैव द आंसर फर्स्ट, देन जैसे कि मैंने बताया कि जो आईएमसी है और जो ऑटो इंडस्ट्री है, अलॉन्ग विद अदर स्टेक होल्डर्स जो हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, क्लियरली एक जो स्पष्ट रिक्वेस्ट है फॉर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स, और ये चीज आगे भी लेके जा रही है जो कि विजिबल है। सो अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जैसे आएंगे और कुछ ओईएम्स ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, तो ये एक ग्लोबली कंपैटिबल पाथवे होगा, जिससे मतलब काफी फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी आएगी। और यही चीज I think government से डिस्कस की जा रही है, and government is also moving in that direction. Would you want to supplement? Yes. So मैं एक आश्वासन आप सबको ये देना चाहती हूँ कि जो भी हमने प्रोग्रेस किया है फ्यूल के ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, इसकी जो नींव थी वो बहुत पहले ऑटो फ्यूल पॉलिसी विजन से शुरुआत हुई थी, और उसमें फिर हमने BS4 किया जो कि यूरो 4 से कंप्लायंट था,
और उसके बाद हमारे देश ने ये सोचा कि BS5 करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम BS6 पे चले जाते हैं, जिसमें 10 ppm सल्फर है, जो कि बेसिकली टेल पाइप एमिशंस को कंट्रोल करता है, जिससे कि पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड, नॉक्स, ये सब नियंत्रित हो और पोल्यूशन को कम किया जाए। तो हम सीधे BS4 से BS6 चले गए। अब ये BS4 और BS6 कोई हमारी अपनी केवल अपनी उपज नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। जैसे मेरे कोलीग्स ने यहाँ कहा कि जो भी हम टेस्टिंग करते हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, इन सब से कंप्लायंट है। आप सबको पता है कि हमारा देश जो सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ये एकदम अलग हटके अपने स्टैंडर्ड्स तो बना नहीं सकता। दोनों ऑटोमोटिव सेक्टर और ऑयल सेक्टर दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ऑयल सेक्टर करीब 45 से 50 मिलियन टन पेट्रोल और गैसोलीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सपोर्ट करता है, और ऑटोमोटिव सेक्टर भी अपनी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल्स एक्सपोर्ट करते हैं। जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, इनके बिहाफ में ये ज़्यादा एक्सपर्टीज आपको दे पाएंगे। इनकी एक स्टैंडर्ड होती है रेफरेंस फ्यूल की, जिससे इंजन टेस्टिंग होती है, और ये E20 में भी बनाई गई रेफरेंस फ्यूल। इसका भी एक स्टैंडर्ड BIS ने डेवलप किया, जिसके बेसिस में ARI ने उसको टेस्ट किया। और आप रिपोर्ट के जो बात कर रहे थे, ARI रिपोर्ट, वो भी 2021 की रिपोर्ट है, 21 दिसंबर की है मेरे अनुमान से, वो पब्लिकली अवेलेबल भी है। आप अगर उसमें लॉगिन करें और ID बनाएं, तो मे बी उसमें आपको कोई एक्सेस हो, कोई मे बी, बट एक टेस्टिंग हुई है उसकी प्रोटोकॉल के अनुसार। सो E20 का जो मैंडेट है, वो आप देश के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो एक लो हैंगिंग फ्रूट है हमारे लिए, जिसमें इंजन टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग होके, कंप्लायंस होके लॉन्च किया गया है। आगे जो आप रोड मैप E85 या E27 का जो हम बात कर रहे हैं, वो अभी आगे आएगा। इट इज नॉट गोइंग टू कम इमीडिएटली। E27 का कोई, it's 85 and E100. So industry experts there also trying to allay concerns of the people that have been specifically raised over the last couple of weeks on social media with regard to the use of E20 or blended petrol which is mixed with ethanol. Let me go across to my colleague Dev Kotak as well. He's joining us live right now for more on this. Dev, we are seeing, the government yesterday also issued a 10-point clarification, the Ministry of Petroleum and Natural Gas. In that clarification, the government said that E20 program is supported by scientific evidence, extensive testing, as well as global best practices, and hence it is absolutely safe. Well, yes, absolutely, because countries like America, Paraguay, Germany have already been using ethanol blended fuel for a very long time. In fact, even Brazil adopted to this method in a very phased out manner, which is what the automotive industry experts are also saying. We saw senior officials from Toyota and Suzuki also address concerns and allay fears over the fact that how it will be. They have also said the misconceptions and the myths surrounding it really comes from the fact because there was fuel adulteration, not that there was a problem with the ethanol blended fuel. In fact, they also went on record to state the fact that the ethanol blended fuel still continues to have about 80% of actual fuel which is used as form of petroleum or CNG or those other gases and fuels that are used in automobiles. So if we really consider this,
people do have major misconceptions, and this press conference, which was addressed by automotive industry experts, was only to clarify the doubts the people will have. They are in fact trying to make the E20 fuel compliant with E10 cars as well. Nowhere has the government said that they are ready to launch or roll out fully or introduce a full-fledged program of ethanol blending. This is currently underway. The cars are being tested. Dev Kotak, request you to please stay on with us. We have Anand Dubey of Shiv Sena, the UBT faction, joining us on the broadcast as well. दुबे जी, गुड आफ्टरनून. हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. पिछले कई हफ्तों से हम जो सोशल मीडिया पर एक डिबेट देख रहे हैं जिसमें ये सामने आ रहा है कि लोगों के बहुत कंसर्न्स हैं एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के इस्तेमाल को लेकर. अभी पिछले 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है लोगों की आशंकाएं दूर करने की कोशिश कर रही है. कल गवर्नमेंट ने एक डिटेल्ड नोट रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ब्लेंडेड पेट्रोल है ये साइंटिफिक एविडेंस से सपोर्टेड है, टेस्टिंग हुई है. और आज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी जो हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं इसका कोई बहुत बड़ा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी जानकारी है कि पेट्रोल और डीजल और सीएनजी से हमारे देश में गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन कुछ लोग ही वीडियो बनाकर यूट्यूब पर और इन्फ्लुएंसर डालते हैं कि हमारी गाड़ी में इथेनॉल डालने के बाद इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा. तो ये तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, बैठकर उनको बताना चाहिए कि भाई क्या सच्चाई है और क्या झूठ है. अगर ये सचमुच इथेनॉल से गाड़ियां चल रही हैं और इंजन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, माइलेज भी अच्छी मिल रही है, सस्ता भी है, तो अच्छी बात है. लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ है या इंजन जाम हो जा रहा है या प्रॉब्लम है तो सरकार ही बता सकती है. आप और मैं तो वही बात मानेंगे ना जो सरकार कहेगी. जी, नहीं, वही मैं आपसे पूछ रही हूँ. कल उन्होंने जैसे एक 10 पॉइंट क्लैरिफिकेशन इशू किया. अभी जब हम बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री के लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं. आपको लगता है कि ये ठीक है कि और कुछ ज्यादा करना चाहिए? देखिए, हम राजनीति करने आए, इसका ये मतलब नहीं कि हर बात का विरोध करेंगे. अच्छे काम है, अगर कोई सचमुच देश का फायदा हो रहा है तो हम उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं. लेकिन देखिए, अंततः तो लास्ट में तो पब्लिक के ही ऊपर सब आना है. अगर पब्लिक का फायदा है तो अच्छी बात है, इथेनॉल से चले चाहे पेट्रोल से चले. बट जहां तक मुझे याद है, BMW गाड़ी के कुछ लोगों ने कहा था कि जो पुराने इंजन है वो शायद इथेनॉल से ज्यादा ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं. तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने कहा कि हम इसके बहुत बड़े जानकार या एक्सपर्ट नहीं है. बट अगर एक्सपर्ट्स लोग इस पे आके कुछ अपनी राय दें, जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिनको लगता है कि भाई इससे गाड़ी अच्छी चल सकती है, तो अच्छी बात है, तो देश के लिए अच्छी बात है. लेकिन ये आप और मैं टीवी पर शायद नहीं तय करेंगे. ये शायद कोई संस्था सरकार की आके इसको तय करे और बताए कि हाँ क्या सच है क्या झूठ. जी, थैंक यू वेरी मच आनंद दुबे जी हमसे बात करने के लिए. Also joining us on the broadcast is Narendra Taneja, who is a very well-known expert as far as energy sector is concerned. Good afternoon, Mr. Taneja. Appreciate you speaking with us here on Times Now. You know, there are concerns that people are raising on social media specifically. For example, blended petrol is leading to lower fuel efficiency. What about compatibility with older vehicles that were manufactured, say, before 2011 specifically, or old vehicles that are still being used? And also there are concerns around maintenance of, the vehicles. Perhaps there's going to be more requirement of maintenance if you're using blended petrol. How will you like to address these concerns as an energy expert? You see, first of all, blending ethanol with petrol is nothing new. It's happening all over the world, and there are certain countries where the blending is actually to the extent of even 40% and 50%. In some cases, even much higher. And I'm talking of the developing countries such as Brazil, and there are other countries too, for that matter. And when the government came out with this policy of blending, ethanol with petrol, by the way, it's important to remember that it's only with petrol, it's not with diesel. And when you look at the total mix of products such as petrol, diesel, kerosene and all that, is limited to only petrol and not to diesel, and the share of petrol in the total mix is very small. The biggest boy in the petroleum product consumption is diesel. Right. And so far, there is no such thing. So what I'm trying to basically drive home the point is, this was done after due consultation with all the car manufacturers, automobile manufacturers, motorcycle manufacturers, and in deep consultation, A, the experience of other countries, and B, of course, engineers, technicians, and scientists across the country, including IITs.
So this was not something which was done overnight. And this has been already there quite some time. It was Right. a 10%, then All raised right. to 20%, and it's studied every. So it's a very scientific process. And those who are saying things against all that, this seems to be nothing to do with science, All right. nothing to do with the experience of all these companies. All right, we'll leave it there. Mr. Narendra Taneja, thank you very much for speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective. Let me now go across to my colleague Kritika as well, who's joining us live right now. She also have with her Vikram Gulati, country head Toyota. Kritika, over to you. Right, Hina, so we'll take these very concerns straight to the industry experts over here. This is Vikram Gulati, so thank you for joining us. So the biggest question currently is regarding the mileage of cars. This is what consumers have been repeatedly taking to social media over how they're witnessing a drop in the mileage. There's also some concern about 3 to 3.5% less mileage when it comes to E10 as well. What is the effective on-ground impact that you can clarify to the consumers? Well, first of all, you must understand that mileage is a function of multiple factors. Fuel is one of them, but it's also a factor of what kind of tire pressure you are using your vehicle, whether your air filters are clean, what is your driving behavior, are you accelerating and deaccelerating very sharply, are you in a congestion zone, has your vehicle been maintained well enough or not, and many other factors. You know, there is a whole plethora of factors which will impact fuel efficiency. When it comes to isolating just the fuel, E20 versus E10, because ethanol has lower energy density, the study that was done by professional agency, testing agency ARAI, does indicate that there is a marginal drop in fuel efficiency that can be attributable to the fuel from E10 to E20, which is around, like you rightly said, but anything between 3.5 to 4 or 4.5% thereabouts. So there's also concerns about part corrosion when it comes to cars. People believe that there will be issues with their engines as well. What is the clarification that you would like to give? There were also concerns about a certain Toyota user also on social media, wherein he'd also claimed failure of car parts too. Well, first of all, the study, going back to ARI study, it clearly indicated that there is not significant any impact. For example, metal and plastic parts do not have any impact at all. So whatever marginal impact is there is slightly on the rubber parts, etc., which are in any case replaced. When it comes to that particular incident where you've had one customer complain about his high cross, incidentally that high cross is E20 compliant, and upon investigation of the issue, it was found that the fuel that was there in the vehicle was contaminated. The countermeasure was taken as per our SOP, which was that the contaminated fuel was flushed, the fuel line and the fuel tank was cleaned. We refilled the fuel tank with clean specified standard E20, and the vehicle was tested. There was no impact on any of the parts of the vehicle. The vehicle was tested and was normal, and it's been handed over back to the consumer. So it's a case of contamination, nothing to do with E20. So just on this, how big then an issue of contaminated fuel then is? Because there are plethora of, in fact, social media posts all claiming that the issues that they are now witnessing in their cars some way or the other go back to the ethanol blending of petrol fuel. I don't think you can link the two issues of E20 and contamination. There were issues of contamination earlier also. And with this, we will slip into a very, very short break. Coming back with lots more. Stay with us.